हेलो। हेलो। हम्म। तो राइट, अब कल हमने देखा था H2SO4 के बारे में। आज देखने वाले हैं थोड़ा आगे। H2SO4 होने के बाद अब हेलोजन के पास जा रहे हैं हम। अलग अलग तरीके से करना पड़ता है हर चीज को। जरा देखते हैं कि क्या देखना है हमको बेसिकली। ये तो हुआ ठीक है, ये भी हुआ ठीक है, ये भी ठीक है। ओके, जरा हेलोजन के बारे में कुछ जानकारी है जो हमको देखनी है। अभी तक ऑक्सीजन और सल्फर की बात हुई है, जो कि ऑक्सीजन की फैमिली से है। अब आगे हमारे पास है हेलोजन की फैमिली, जिसके अंदर है आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अस्टेटाइन। रेडियो एक्टिव है, उसके बारे में पढ़ाई नहीं करते ज्यादा। तो ये है आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इनके कुछ प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पे लिखी है। तो फ्लोरीन का कलर है येलो, पेल येलो। पेल येलो यानी उतना डार्क नहीं होता, थोड़ा फेंट रहेगा। क्लोरीन का ग्रीन कलर है, ये तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आता है। एनोड के ऊपर ग्रीन गैस और कैथोड के ऊपर कलरलेस गैस आता है, ग्रीनिश येलो। उसके बाद है ब्रोमीन, उसका रेड कलर है। और आयोडीन वायलेट कलर है। आयोडीन का तो पता है वायलेट कलर की तरह होता है, आप आयोडीन लगाते भी हो तो वायलेट कलर का होता है वो। ब्रोमीन रेड कलर का कैसे याद रखेंगे, आपको एक टेस्ट भी है, डीकलराइजेशन। ब्रोमीन वाटर को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डीकलराइज करते हैं तो वहां पे रेडिश ब्राउन कलर होता है ब्रोमीन का। और फ्लोरीन को येलो। तो फ्लोरीन हाईली करोजिव होता है बेटा, बहुत ही भयानक, बहुत ही डेंजरस। किसी चीज डेंजरस चीज को देखने पर आपका चेहरा पीला पड़ जाता है या फिर पीला हो जाता है, जो भी होता हो। पीला तो होता ही है कहीं से तो, राइट। तो ऐसे याद रखना, फ्लोरीन को देख के पीला हो गया, राइट। ब्रोमीन के अंदर ही आर है तो रेड। और फिर क्या, क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन क्या, क्लोरीन का कुछ याद नहीं कर सकते हम। ग्रीन है, बस इतना याद रखो। और क्लोरीन के बारे में पता ये इसलिए होता है ग्रीनिश, क्योंकि वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी और एक बार आता है, तो उसको इतना याद करना मुश्किल नहीं है। उसके बाद है हाइड्रोजन के साथ अगर रिएक्शन करते हो आप, ये कलर हो गई चारों की। अगर आप हाइड्रोजन के साथ इसकी रिएक्शन करते हो तो एच पैदा होता है, सिंपल सी बात है। H2 प्लस F2 गिव्स टू HF। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, मतलब आसान ही रिएक्शन, राइट, सिंपल है। यहाँ पे HCl, यहाँ पे HBr और यहाँ पे HI। बात समझ में आ रही है? बस इतना है कि HF को करने के लिए डार्क में करना पड़ेगा, थोड़ी भी लाइट नहीं चलेगी, क्योंकि ये HF इतना, मतलब फ्लोरीन इतना रिएक्टिव है कि अगर डार्क कंडीशन, नाइट की कंडीशन में भी रिएक्शन करोगे तो हो जाएगी। मतलब रिएक्शन होती है, मतलब क्या होता है बेटा, फ्लोरीन फ्लोरीन का बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा। तो ये इतनी एक्सप्लोसिव रिएक्शन है कि ये बहुत ही स्पॉन्टेनियसली होती है। उसको तो बॉन्ड तोड़ने के लिए लाइट के भी सहारे की जरूरत नहीं है। लाइट का फोटोन आता है, फोटोन ही तो बॉन्ड को ब्रेक करता है रेडिकल वॉडिकल रिएक्शन में। तो यहाँ पे जरूरत नहीं है, डार्क में रिएक्शन हो जाती है। HCl को डिफ्यूज सनलाइट भी चलेगी, मतलब बारिश के दिनों में जैसे डिफ्यूज सनलाइट होती है। डिफ्यूज का मतलब पता है क्या, क्लियर सनलाइट नहीं, बादलों के पीछे, मतलब ऐसा धुंधली धुंधली लाइट, उसको बोलते हैं डिफ्यूज सनलाइट। और अगर ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करके आपको HBr पैदा करना है तो आपको हीट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये इतना रिएक्टिव नहीं है। H2 प्लस Br2, इसको रिएक्टिव बनाने के लिए आपको हीट करना पड़ेगा और यहाँ पे भी हीट करना पड़ेगा। इसको बस डिफ्यूज सनलाइट में भी रिएक्ट करेगा, इसको कुछ भी जरूरत नहीं, क्योंकि फ्लोरीन बहुत ही, क्या है बोलो, फ्लोरीन बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है। उसके बाद है ऑक्साइड्स की स्टेबिलिटी। सबसे पहले ये ऑक्साइड्स बनाते हैं हेलोजेंस, जैसे कि X2O2, जो भी हो, X2O3, ऐसे ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो ऑक्साइड्स आयोडीन के सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर क्लोरीन और फिर ब्रोमीन, इतना याद रखना है स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑक्साइड्स की। फिर उसके बाद में यहाँ पे लिखे ऐसे कुछ। तो ये अलग अलग तरीके के ऑक्साइड्स बनाते हैं, जरा देखते हैं उनके बारे में क्या क्या बोलना है मुझे।
ये देखो ये ऑक्साइड्स। तो हेलोजन के ऑक्साइड्स इस तरीके से X2O, X2O2, XO2, इधर आ जाओ पूर्ण पैक, XO2, X2O6 और X2O7, इतने ऑक्साइड्स है, इनको याद रखना है सबसे पहले। अब इनको याद रखने के लिए ट्रिक तो मुझे नहीं लगता कि ये ट्रिक भी कुछ काम कर रही है, उतना मुझे अच्छी नहीं लगी। जैसे नाइट्रोजन की थी 0.5 0.5 0.5 से हम बढ़ा रहे थे, राइट। तो ये वाली ट्रिक यहाँ पे काम नहीं कर रही, राइट। तो ये हाफ से यहाँ बढ़ा ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ डायरेक्ट 1 से बढ़ा, यहाँ भी 1 से बढ़ा और फिर यहाँ हाफ से बढ़ा। समझ रहा है क्या हो रहा है? एक्चुअल ऑक्साइड्स ये है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके आएंगे तो X2O, X2O2, XO2, X2O6 और X2O7, ये अलग अलग 5 तरीके के ऑक्साइड्स हेलोजेंस बनाते हैं। तो ये 5 में से सभी के सभी एग्जिस्ट नहीं करते, जैसे कि फ्लोरीन के पहले 2 ही एग्जिस्ट करेंगे, X2O और X2O2। ये बात समझ में आई? अब मुझे क्या बोलना है उस X, ये 2 का मतलब क्या है, जो भी। फिर उसके बाद क्लोरीन के 5 में से 1 3 4 मतलब 2 एग्जिस्ट नहीं करता। 2 किसी का भी एग्जिस्ट नहीं करता बेटा, देखो जरा, 2 किसी का भी एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ फ्लोरीन का। ये भी याद रखना है। सबसे ज्यादा क्लोरीन के एग्जिस्ट करते हैं 1 3 4 5, 2 को छोड़ के, और यहाँ पे 1 3 4 एग्जिस्ट करते हैं आयोडीन के, किसके, सॉरी ब्रोमीन के, और इसके 3 4 5। देखो कुछ इससे कुछ याद आता है तो मतलब ये पूछ सकते हैं, क्योंकि ये पूरा पूरा अकाउंट दिया है एनसीईआरटी में, तो इसको याद रखना। अब यहाँ पे एक और चीज याद रखनी है कि इसका जो 5वां है ना बेटा, वो 5वां वाला H2O7 ना होके I2O5, ये अलग है 5वां वाला। तो ये सब अकाउंट दिया है, बहुत ही डिटेल्ड है ये। डिटेल बोलता हूँ, काम का है कि नहीं ये नहीं बोलूंगा, लेकिन डिटेल्ड है और कंफ्यूजिंग भी है। तो ये तो पूछ ही सकते हैं, मतलब जहां पे कंपटीशन किल होता है वो ऐसे ही सवाल होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स डू नॉट एग्जिस्ट, तो देंगे आपको F2O2, ClO2, I2O5 और Br2O2। सो कौन सा एग्जिस्ट नहीं करता? आप देख के बताओ, चार्ट देख के बताओ कि इनमें से कौन एग्जिस्ट नहीं करता। Br2O2 एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्यों? समझ रहा है क्या? दूसरा वाला सिर्फ इसका एग्जिस्ट करता है, राइट, फ्लोरीन का, बाकी किसी का एग्जिस्ट नहीं करता। दूसरा वाला कौन है? X2O2। तो ये X2O2 ये रहा, Br2O2 जो कि एग्जिस्ट नहीं करता। समझ में आ रहा है? ये कुछ भी पूछ सकते हैं इनमें से, तो आपको ये रटना होगा। रटने के लिए मैंने नंबर्स बना के दिए हैं, आराम से जो भी करना है करो। 12, फिर ये तो है, मुझे लगता है कि ये याद रह सकता है, लेकिन रिवाइज करना पड़ता है बाद में। और यहाँ पे क्या है, 3 4 5 ही तो है, कुछ नहीं है, याद रख सकते हो। देखो ऑक्सो एसिड्स, ऑक्सो एसिड्स भी अलग अलग है। एक्स HXO हाइपो हेलस एसिड, HXO2 हेलस एसिड, HXO3 हेलिक एसिड, HXO4 पर हेलिक एसिड। इसको हम बोलते हैं 1, इसको बोलेंगे 2 3 4। ये भी सभी के सभी एग्जिस्ट नहीं करते। क्लोरीन का तो सिर्फ एक ही एग्जिस्ट, फ्लोरीन का एक ही एग्जिस्ट करता है, एक ही। बाकी इसके सभी के सभी एग्जिस्ट करेंगे। क्लोरीन के ऑक्साइड्स और ऑक्सो एसिड सबसे ज्यादा है, ये बात तो चलो तय होगी, राइट। ये भी सिंपल सी बात है। उसके बाद इसका 1 3 4 जैसे ऑक्साइड्स है ब्रोमीन के, वैसे ही कौन से है, ऑक्सो एसिड्स है। और जो इसका है वही इसका हाल है यहाँ पे, लेकिन ऊपर नहीं है, ऊपर अलग है। समझ में आ रहा है क्या, जो कुछ भी है? चलिए अब ऑक्सो एसिड्स, ये यहाँ पे, ये ऑक्सो एसिड्स
यहाँ पे और एक बार मैंने लिख दिया फ्लोरीन ब्रोमीन क्लोरीन के, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 1 1 2 3 4, राइट। तो यहाँ भी लिखा है मैंने, राइट, और उसका टेबल भी यहाँ पे दिया है किसका कौन सा एग्जिस्ट करता है एज पर एनसीईआरटी। चलिए अब देखते हैं आगे और क्या है। 17th ग्रुप वालों के बारे में और ज्यादा जानकारी हम ले रहे हैं, 17th ग्रुप वालों की रिएक्शंस। अब बेसिकली आपको क्या करना है, 17th ग्रुप वाले एक्स का मतलब हम बाकी के हैलोजेंस और फ्लोरीन को छोड़ के, इतना समझ में आ रहा है, बाकी के हैलोजेंस फ्लोरीन को छोड़ के। फ्लोरीन के बारे में इधर दिया है क्योंकि वो एक्सेप्शनल बिहेवियर दिखाता है, हमने देखा है पहला एलिमेंट कभी भी एक्सेप्शनल बिहेवियर दिखाता है। फ्लोरीन तो बहुत ज्यादा दिखाता है क्योंकि उसकी साइज तो छोटी है लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा, राइट। सो फ्लोरीन शोज एक्सेप्शनल बिहेवियर। तो बाकी के हैलोजन ये काम करते हैं तो फ्लोरीन ये काम करता है, ये देखना है। जब हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्ट करोगे तो आपका हेलो हाइड्रो डेरिवेटिव्स फॉर्म होंगे, मतलब कुछ भी, अब मान लो हाइड्रोकार्बन कोई भी ले लो, ऐसा CH4 ले लो, उसके साथ किसकी रिएक्शन कर रहे हैं हम, किसकी, हेलोजन की। इसमें ना इन हेलोजेंस की इनके साथ रिएक्शन हो रही है, तो वही इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोकार्बन के साथ किसकी रिएक्शन हो रही है। अरे समझ में आ रहा है क्या, टेबल क्या बता रहा हूं मैं, डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं, राइट। तो यहाँ पे आपका CH4 मतलब हाइड्रोकार्बन किसके साथ, हेलोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बनेगा CH2X2 या फिर CHX3 या फिर CH3X। समझ में आ रहा है क्या, किसी भी प्रोपोर्शन में रिप्लेस कर सकता है हेलोजन किसको, हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन को किससे, हाइड्रोकार्बन के अंदर से किसको रिप्लेस किया जा रहा है, हाइड्रोजन को। कौन कर रहे हैं, एक्सेप्ट फ्लोरीन छोड़ के बाकी के हेलोजन इस तरीके से बिहेव करते हैं। तो यहाँ पे क्लोरीन होगा तो ये क्लोरीन बनेगा, जो मतलब क्लोरीन आएंगे, यहाँ पे 3 क्लोरीन आएंगे, राइट। जबकि फ्लोरीन की अगर रिएक्शन कर दी जाती है, जीरो का मतलब होता है ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंटल स्टेट में जीरो है, तो फ्लोरीन बहुत ही खतरनाक है। CH4 प्लस फ्लोरीन करो तो ये ऐसे करता है, पूरे के पूरे हाइड्रोजन रिप्लेस किए या रिमूव किए, बोलो, रिमूव कर रहा है। बात समझ में आ रही है कहाँ पे क्या क्या हो रहा है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है और यहाँ पे एलिमिनेशन हो रहा है। समझ में आ रहा है ना, डिफरेंस समझ में आया तो अच्छी बात है। अब आगे देखते हैं, बाकी के हेलोजेंस NaOH के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। NaOH दो तरीके का होगा हमारे पास, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड दो तरीके का होगा, एक कोल्ड एंड डाइल्यूट, दूसरा हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड। ये मतलब सीधा साधा बच्चा है, ये बहुत ही भयानक है, खतरनाक रहता है। तो कोल्ड और डाइल्यूट है, मतलब ये NaCl है, मान लो ये NaClO है, मतलब कोई भी X ले लो, कोई भी X ले लो, तो वो सभी ऐसे ही बिहेव करते हैं। और ये रिएक्शन पूछती है, बहुत ज्यादा बार पूछी जाती है रिएक्शन। तो इसमें क्या है, देखो NaCl में -1 है, NaClO में +1 है, ये बात समझ में आ रही है। NaClO कैसे पैदा हुआ ये भी तो समझ लो, HClO ये एसिड है, इसका अगर साल्ट बनाओगे तो क्या होगा, NaClO। समझ में आ रहा है, हाँ, हाइपोहेलस एसिड, सोडियम हाइपोहेलाइट, ये साल्ट है उसका। तो बेटा ये NaOH जब कोल्ड और डाइल्यूट क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराते हो तो ये दो प्रोडक्ट मिलते हैं, NaCl और NaClO। यानी हो क्या रहा है, इस क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे तो जीरो है, बात समझ में आ रही है। तो ये एक चीज ऑक्सीडेशन, मतलब एक कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी कम हुई और दूसरे कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी, मतलब एक ही एटम है क्लोरीन और उसी की ऑक्सीडेशन स्टेट कम भी हुई है और बड़ी भी है। तो इस तरीके की रिएक्शन को बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में हमने पढ़ा, when the same element undergoes oxidation as well as reduction, it is called as disproportionation reaction। तो यहाँ पे डिसप्रोपोर्शनेशन किसका हुआ, ये हेलोजन का हुआ। तो याद रखना ये NaCl -1 में और NaClO +1। अब ये हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब NaOH की एक्शन बहुत ज्यादा होगी, ये बहुत ज्यादा पैमाने पर क्या कर सकता है, क्लोरीन को ऑक्सीडाइज कर सकता है, राइट। तो इसने क्लोरीन को, ये देखो NaCl तो तय है,
ये तो सेम है, ये तो होने ही वाला है, ये तो होता ही है, क्योंकि क्लोरीन की फितरत में ही है कि वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है किसी से भी क्या करना चाहेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। लेकिन लेकिन फिर भी ये जो OH माइनस है, ये हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड होने की वजह से इसके भी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गया, तो NaOH ने क्या कर दिया, इस क्लोरीन को ऑक्सीडाइज भी कर दिया। मतलब बात यहाँ पे क्या हो रही है, इस NaOH के अंदर कोई भी रेडी नहीं है, ना इलेक्ट्रॉन देने के लिए ना इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, इतना याद रखो। चलो, जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो क्या होता है, ना कोई ऑक्सीडाइज होता है ना कोई रिड्यूस होता है। कल हमने देखा, क्या देखा, ये SO2 है, इसको अगर वाटर में मिलाते हो, या फिर सॉरी, इसका जब ऑक्सीडेशन होता है तो सल्फेट में होता है, ऑक्सीडेशन होता है ना, कई बार देखा सल्फेट में। लेकिन जब इसको बेस के साथ रिएक्ट कराते हो, ये तो एसिडिक है, बेस के साथ रिएक्ट कराते हो तो ये कुछ सॉरी H2SO3 ये वाला एसिड पैदा करता है, SO4 नहीं SO3 करता है, राइट। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं होता, ऑक्सीडेशन रिडक्शन जहाँ पे होता है तभी आगे जाएगा। लेकिन एसिड और बेस के अंदर क्या होता है, रिप्लेसमेंट या डबल डिस्प्लेसमेंट होता है या ऑक्सीडेशन, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट वाली रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन के अंदर नहीं आती। ये डबल डिस्प्लेसमेंट यानी ओनली एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है वहां पे, राइट। अब यहाँ पे क्या है, ये अब ये अलग है ना, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन ये रेडॉक्स रिएक्शन है। क्लोरीन के साथ जो हो रहा है वो रेडॉक्स रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट तो समझ में ही आता है, जब आयोनिक कंपाउंड्स हो दो दो, या फिर पार्शियली आयोनिक हो, पोलर कोवेलेंट हो, तो एक दूसरे के आयन एक्सचेंज करना चाहते हो, राइट। अब यहाँ पे ऐसा नहीं, आयन एक्सचेंज होने की बात नहीं है, इसके पास कोई आयन नहीं है, तो इसका रिडक्शन ऑक्सीडेशन होगा। लेकिन ये तो यूजुअली खुद का, देखो क्लोरीन है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि -1 से लेकर +7 तक ये वेरी करता है, राइट। समझ में आ रहा है। यहाँ पे कौन सी है, 0 है ना, 0। तो क्या होगा इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन, दोनों हो सकता है। तो क्लोरीन है मतलब हैलोजन है, वो यूजुअली क्या करता है, रिडक्शन करने का ही सोचता है खुद का, मतलब लेना चाहता है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉनिविटी ज्यादा होती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, इनमें से देना कौन चाहता है, कोई भी नहीं देगा। कौन देना चाहता है, एक ही हाइड्रोजन है, उसने तो दे दिया इसको, ऑक्सीजन को, इसलिए तो और सोडियम ने एक्चुअली क्या है, ये देखो, ये इनके अंदर ऐसा हुआ, और ये सोडियम, इसके इसने तो इलेक्ट्रॉन इनको दे दिया, इसके ऊपर माइनस आ गया, इसके ऊपर प्लस, और यहाँ पे शेयर हो गया, राइट। एक और बात हो सकती थी, अगर ये बॉन्ड ब्रेक होता और यहाँ पे क्लोरीन आता तो, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता तो, यानी, लेकिन ऑलरेडी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन इधर खींचे हुए, तो क्लोरीन को देने वाला कोई है ही नहीं। यहाँ पे ऑलरेडी हाइड्रोजन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो और क्या कर सकता है हाइड्रोजन, और कुछ नहीं कर सकता, +1 से और देगा क्या, हाइड्रोजन देने वाला है लेकिन ऑलरेडी उसकी किसने खींच ली, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास ही इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के भी ले लिए उसने, तो ऑक्सीजन देता है क्या किसी को, वो किसको देता है, एक अकेले को, किसको देता है, फ्लोरीन को। और किसी को दे सकता है क्या ऑक्सीजन, नहीं। तो ये क्लोरीन को तो नहीं देता, बोलता है बेटा मैं नहीं देता। तो क्लोरीन को देने वाला तो कोई नहीं, और क्लोरीन से अब लेने वाला भी कोई नहीं, क्योंकि सबके सेटिस्फाइड है। ऑक्सीजन बोलता है मुझे तो जितना चाहिए उतना मिल गया। तो अब क्लोरीन के पास एक ही बचता है, क्या, खुद से ही ले ले और खुद को ही दे दे। वही काम किया उसने, खुद ही रिड्यूस हुआ, खुद ही ऑक्सीडाइज हुआ, तो इसे डिस्प्रपोर्शनेशन कर। बात समझ में आई, लॉजिक समझ में आया। यहाँ भी हॉट और कॉन्सेंट्रेटेड में भी डिस्प्रपोर्शनेशन ही हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन का जरा ज्यादा ऑक्सीडेशन हुआ, राइट। यहाँ NaClO हुआ, तो यहाँ अब देखिए कॉन्सेंट्रेटेड कंडीशन है, विगरस कंडीशन है, तो ज्यादा ऑक्सीडेशन उसका हुआ है, इतना हम बोल सकते हैं, राइट। ये बात हो गई। उसके बाद NaOH का इस्तेमाल अगर हम करते हैं फ्लोरीन के साथ, किसके साथ, फ्लोरीन के साथ, तो हॉट कॉन्सेंट्रेटेड रहे या कुछ भी रहे, सेम कंपाउंड बनेगा NaF और O2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है क्या, ये NaOH के साथ रिएक्ट हो रहा है, और ऑक्सीजन जो कि यहाँ पे -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, उसको 0 में ट्रांसफर कर रहा है। मतलब ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींच के ले रहा है, और खुद 0 से कहाँ जा रहा है, -1 में जा रहा है क्या। अरे बात समझ में आई, जो कि क्लोरीन के बस की बात थी क्या, क्लोरीन ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींच सकता था, नहीं। लेकिन यहाँ पे फ्लोरीन ने किससे इलेक्ट्रॉन खींच लिए, ऑक्सीजन से।
और खुद ने सोडियम फ्लोराइड बना दिया और ऑक्सीजन को इससे खदेड़ दिया, पूरा बाहर निकाल दिया, चल फट। और देखो अब बैलेंस क्या रहा, हाइड्रोजन तो कहीं दिख नहीं रहा ना, तो ऑफकोर्स उसका वाटर होता है और कुछ नहीं होता। समझ में आया सब कुछ? क्या हुआ, हाइड्रोजन के साथ कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि फ्लोरीन लेने वाला है, हाइड्रोजन का ऑलरेडी लिया हुआ ही है। समझ में आ रही है क्या बात? हाइड्रोजन का ऑलरेडी किसने लिया था, ऑक्सीजन की तरफ ही हमने दे दिया था। तो अब ऑक्सीजन को देने वाला तो कोई नहीं है और फ्लोरीन आ गया, वो तो किसी को देता नहीं, वो तो बोलता है चलो मेरे को दे दो। सोडियम बोलेगा मैं दे दिया, मैं भिखारी हूँ। हाइड्रोजन बोलेगा मैं भी भिखारी हूँ। वो देगा कौन, तू लेके बैठा है, चल मेरे को दे दो। तो वो ऑक्सीजन से ले लिया और इसलिए ऑक्सीजन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया और वाटर भी तो बन गया। वही यहीं पे, वही कहानी यहाँ पे होती है, राइट? समझ में आई? अब यहाँ पे ऐसा क्यों होता है कि यहाँ पे F माइनस से और कुछ हो ही नहीं सकता ना, जो भी है वो जो होना है वो तो ऑलरेडी हो गया। F माइनस, -1 से नीचे जा सकता है क्या फ्लोरीन? नहीं जा सकता। यहाँ पे पॉसिबिलिटी है ना +1, और ज्यादा ऑक्सीडाइज होकर +5 हो गया। अब वाटर के अंदर डाल दो, किसको, हेलोजन को। तो हेलोजन को वाटर के अंदर डाल दोगे तो दो तरीके से काम होता है, फिर हेलोजन का डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है। बात समझ में आ रही है? NaOH के अंदर भी डिस्प्रोपोर्शनेशन हुआ, वाटर के अंदर भी डिस्प्रोपोर्शनेशन। ये NaOH की जगह पर HOH है, बाकी बातें सेम है ना, राइट? NaOH की जगह पर HOH। तो क्या हुआ था वहां पे, NaCl हुआ था, यहाँ पे HCl NaHX, और NaClO HClO, राइट? बात समझ में आ रही? मतलब डाइल्यूट बेस की तरह काम कर रहा है। मतलब मेन रिएक्शन तो यही है बेटा, देखो एक्चुअल रिएक्शन आपकी ये है, बेसिक रिएक्शन ये है। एक्चुअली रिएक्शन क्या है, वाटर के साथ हेलोजन की रिएक्शन, ये आपकी एक्चुअल रिएक्शन, HX, ये रेडॉक्स रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, मेन रिएक्शन ये है, राइट? और जब ये बेसिक मीडियम में होती है तो हम क्या करते हैं, फिर OH माइनस लगा के H प्लस को हटा देते हैं ना, हटा देते हैं H प्लस को। तो ये जो H प्लस है वो वाटर में कन्वर्ट होके NaOH, मतलब कुछ भी हो जाए, आपको ये तो पता है। एसिडिक मीडियम में सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करो, और बाद में अगर बेसिक मीडियम है तो जहां जहां H प्लस दिख रहा है उसको क्या करो, रिप्लेस करो विद OH, मतलब न्यूट्रलाइज करो। तो ये जो रिएक्शन है एक्चुअली कैसे बनेगी, देखो ये एक्चुअली रिएक्शन कैसे, H2O प्लस X2, यहाँ के जो प्रोडक्ट है आयोनिक फॉर्म में अगर लिखोगे आप तो एक्चुअली ऐसे लिखोगे, H प्लस प्लस ये देखो, ये भी H प्लस है, ये भी H प्लस है। समझ में आया? ये क्या है, X माइनस, और यहाँ इसको आयन के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, लेकिन ये X माइनस नहीं है, ये XO एक साथ होगा, XO माइनस। H प्लस जो भी होंगे 2 4 5, मान लो 3 है, मान लो, मुझे नहीं पता। अब क्या करना पड़ेगा, सिंस द, अभी ये तो वाटर के अंदर ऐसी रिएक्शन होगी, कुछ नहीं होगा अलग, कुछ भी नहीं। चलो मान लो मैं इसको बैलेंस भी कर देता हूँ, HX और H, तो कुछ बैलेंस 3 करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H, तो 2 H है। चलो यही है इसका बैलेंस, बैलेंस्ड ही है। चलो ये रिएक्शन बैलेंस्ड ही है ना बेटा, देखो जरा एक बार, बैलेंस्ड है कि नहीं? ये बैलेंस्ड ही है, देखो एक बार, है या नहीं है? O X 2 है तो 2 ही है, हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन 2 ही है, तो ये बैलेंस्ड है रिएक्शन, राइट? अब इसको क्या बोलना है, देखिए वाटर के अंदर तो ये रिएक्शन होती है, वाटर के अंदर एक, आपको क्या है, एक रेडॉक्स रिएक्शन है जो वाटर के अंदर हो रही है। तो आपको इतना ही पता करना है कि बेटा एक हेलोजन है, वाटर के अंदर जाने के बाद क्या होगा उसका, रिडक्शन या फिर ऑक्सीडेशन। जैसे ही हम देखते हैं ना, MnO4 देखते हैं और इसके साथ देखते हैं Fe2+, तो क्या सोचते हैं इसके बारे में, बोलो क्या होगा आगे, Fe का क्या होगा, बोलो Fe3+, और MnO4 का क्या होगा, Mn2+, अगर एसिडिक मीडियम है तो। ऐसा ही सोचते हैं हम, अरे सोचते ही कि नहीं, बोलो एक बार, ऐसा ही सोचते हैं। तो अब वैसे ही सोचना है कि क्या हो सकता है किसके साथ। अब वाटर के साथ तो कुछ नहीं होगा, वाटर के साथ कुछ नहीं, मतलब इसमें से ना कोई देने वाला है ना कोई लेने वाला है। हाइड्रोजन ने जो देना था दे दिया, किसको, हेलोजन, ऑक्सीजन को, हेलोजन को नहीं। अरे हाइड्रोजन ने किसको दे दिया यहाँ पे, ऑक्सीजन। यहाँ पे इसकी क्या फितरत है, ये बोलता है कि मुझे रिड्यूस होना है। अरे सोचते क्या है हम, जैसे हमारे सामने कोई भी रिएक्शन आती है तो बेटा क्या सोचते हैं, इसको क्या इच्छा क्या है, इसकी इसको क्या कर रहा है,
ये खुद क्या करना चाहता है, अभी ऑक्सीडेशन करवाना चाहता है खुद का, और देखते हैं कि फिर कोई रेडी है कि नहीं, उसको देने के लिए तैयार है कि नहीं। तो हाँ तैयार है, ये इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार है, ये लेने के लिए तैयार है, राइट, बात खत्म। रेडॉक्स रिएक्शन अगर है तो ऐसे ही सोचते हैं ना हम, एक देने वाला एक लेने वाला। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, ये तो लेने के लिए तैयार है, एक्स माइनस बनने के लिए तैयार है, लेकिन देने वाला कोई है क्या इधर, नहीं है। चलो ये देने के लिए भी तैयार है, ये देने के लिए भी तैयार है ना। अरे पता है कि नहीं, देने के लिए भी तैयार होता है ना ये हैलोजन, +7 में जाता है, लेकिन लेने वाला कोई है क्या, क्यों, लेने वाला हाइड्रोजन को तो नहीं देगा, क्योंकि हाइड्रोजन बहुत ही कमजोर है। देने के लिए तैयार है लेकिन किसी को भी नहीं देता बेटा, है ना, देने के लिए तैयार है मतलब हाइड्रोजन भी औकात निकालेगा उसकी, नहीं देगा, किसको, ऑक्सीजन को देगा, लेकिन ऑक्सीजन पहले ही ले चुका है। बात समझ में आ रही है सब कुछ। तो अब ये बोलता है ना तो कोई लेने के लिए तैयार है ना तो देने के लिए, मैं तो दोनों के लिए तैयार हूँ। तो चलो खुद के ही एटम को देगा, खुद के ही एटम से लेगा, मतलब ऐसे 2-4 एटम साथ आएंगे, बोलेंगे चल हम तीनों मिलके तेरा लेते या फिर तेरे को देते, जो भी करना है वो एक साथ में करेंगे। मतलब सोचना है कि क्या हो सकता है, ये सोच समझ में आ रही है क्या क्या है एक्चुअली। तो देखो अब यहाँ पे हेलोजन खुद लेगा खुद देगा, तो जो भी हो कि ये ऐसी रिएक्शन बन रही, ठीक है। अब हमको पता है कि चलो हेलोजन लेगा मतलब क्या होगा X माइनस, और देगा मतलब क्या है, उसके एसिड्स बनेंगे HXO HSO2 या फिर XO4 कुछ भी, लेकिन उतनी तो ताकत नहीं है, क्योंकि मीडियम बहुत ही सिंपल सिंपल है, सीधा साधा है, तो X माइनस बनेगा। तो ये तो रिएक्शन हो गई आपकी न्यूट्रल मीडियम में। अब पता चल गया कि ये बेसिक मीडियम में हो रही है, मतलब NaOH के साथ हो रही है रिएक्शन। बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है तो बेटा OH माइनस तो लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये तो नहीं रह सकते बेसिक मीडियम में H प्लस, जिंदा नहीं रह सकता। तो 2 OH माइनस लगा दिया आपने, तो इधर भी तो 2 OH माइनस लगा दिए, तो इनका तो क्या बन गया, 2 वाटर मॉलिक्यूल बन गए। और अब आगे सोचना है, ये तो हो गया काम, इनको खत्म कर दो, लेकिन OH माइनस कहाँ से आए। अब इसको मॉलिक्यूलर रिएक्शन में कन्वर्ट अगर करना है ना, ये तो आयोनिक हो गई रिएक्शन, समझ में आ रही है, अभी जो दिख रही है वो आयोनिक है। इसको अगर मॉलिक्यूलर रिएक्शन में कन्वर्ट करना है तो आपको सिर्फ क्या करना होगा, इसको, ये ऑफकोर्स NaOH से आया होगा ना, ये NaOH तो आया होगा, इसलिए 2 Na प्लस लगा दिया हमने, यहाँ पे 2 Na प्लस लगा दिया। जैसे ही 2 Na प्लस इधर लगा दिया, वैसे ही इधर क्या लगाना होगा, लगाना होगा ना बेटा, रेडॉक्स रिएक्शन है तो दोनों तरफ बैलेंस तो करना। तो ये NaOH बनेंगे, 2 NaOH, सही बात है। और ये इनमें से एक Na इधर जाएगा, इसलिए NaXO बन जाएगा, और एक Na इधर जाए तो NaX बन जाएगा। मतलब पूरा एक लॉजिकल सीक्वेंस में बात है, राइट। ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है, इसलिए पूछते, देखिए एग्जाम में ना फालतू रिएक्शन से ज्यादा रेडॉक्स रिएक्शन पूछते हैं। फालतू रिएक्शन भी थी, एक दो रिएक्शन में मैंने बोला होगा कि ये बेटा यहाँ पे कोई लॉजिक वॉजिक बैठ नहीं रहा, राइट, तो वैसे नहीं पूछते। लेकिन रेडॉक्स रिएक्शन जानबूझकर बार बार पूछे जाते हैं, हर बार देखो, या फिर बैलेंस करने के लिए पूछेंगे या फिर उनके प्रोडक्ट पूछेंगे। आपको प्रोडक्ट पता होने चाहिए, और प्रोडक्ट कैसे, उसका भी एक आगे टेबल है। और अभी भी बहुत सारे प्रोडक्ट आपको पता ही चल गए। अब और क्या, ये तो बात हो गई, लेकिन अब मान लो उन्होंने बोला कि कॉन्सेंट्रेटेड और हॉट बेस का इस्तेमाल किया, मतलब बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशन, तो स्ट्रॉन्ग कंडीशन में इसकी जगह पर ये पता होना चाहिए कि XO3 माइनस फॉर्म होता है, इतना तो पता होना चाहिए। और ये कुछ चीजें याद रखने जैसी होती है, उनको याद रखना है। बात समझ में आ रही है, डिस्प्रोपोर्शनेशन ही होता है, लेकिन देखो डायल्यूट में क्या होगा, X माइनस XO माइनस, और हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड में X माइनस तो होगा ही, डिस्प्रोपोर्शनेशन होने वाला है, इसका मतलब रिड्यूस तो होना ही है। रिड्यूस होके क्या कर सकता है, माइनस तक ही जा सकता है, -3 हो सकता है क्या उसका, बोलो हेलोजन -3 तक जा सकता है, नहीं एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन आगे जाने के लिए XO3 भी है, XO4 भी है, अब 3 ही क्यों, 4 क्यों नहीं, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वहां तक जाके रुकता है यूजुअली, ये दिखा गया, राइट। चलो उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी -1 से लेकर 7 तक होती है, बाकी के हैलोजन की सिर्फ और सिर्फ -1 और 0। ये भी बात है, 0 क्यों, 0 कब होती है, एलिमेंटल फॉर्म में 0 तो होती है ना बेटा।
सो यहां पे हम लिखेंगे ओनली 0 एंड -1, और यहाँ पे वाटर भी लगा दूंगा मैं, जिससे कि ऑफकोर्स वाटर तो पैदा होगा ना हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए। वो हमने लिखा नहीं। ये रेडॉक्स रिएक्शन है तो आपको भी समझना चाहिए, हर जगह पे वाटर नहीं लिखूंगा मैं। रेडॉक्स रिएक्शन है तो आप ही समझ लो कि वाटर तो बैलेंस करने के लिए लगाते ही है हम। मैं बस क्या करूंगा, इन 3 रिएक्शंस को देखो ऐसे करके, रेडॉक्स रिएक्शन, बस रेडॉक्स रिएक्शन की तरह ही मैक्सिमम रिएक्शंस आपकी पी ब्लॉक यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रेडॉक्स रिएक्शन की तरह होती है, नहीं याद रखो। मैक्सिमम रिएक्शंस रेडॉक्स रिएक्शन की तरह होती है। जिसका रेडॉक्स रिएक्शन मस्त है उसका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मस्त होता है, और कुछ नहीं। और पूछते भी उसी तरीके से है, उनको भी एक्सपेक्टेड है कि बस कंसेप्ट क्लियर हो बंदे की। उसके बाद अब ये इंपॉर्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट। कौन किसको डिस्प्लेस करेगा? देखो सिंपल सी बात है बेटा, यहां देखो जरा, आराम से देखो, आराम से देखना है, बहुत जल्दबाजी नहीं। यहां देखो, यहाँ 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 डिस्प्लेस करने का मतलब ये एक्चुअली क्या होता है, ये NaCl कुछ होगा है ना, या फिर HCl होगा। समझ में आ रहा है क्या? मान लो ये HCl है, Cl- का मतलब क्या है? HCl ही है। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, इसकी यहाँ पे -1 है क्लोरीन की। अब इन दोनों में से कौन इलेक्ट्रॉन ज्यादा लेना चाहता है? लेने की क्षमता किसकी ज्यादा है? फ्लोरीन की है ना। तो फ्लोरीन बोलेगा बेटा तेरे पास जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो मेरे को दे दे, और तू 0 में जा। तो वही तो हुआ, यानी F बन गया या फिर HF बन गया, और एक क्लोरीन बन गया। तो किसने डिस्प्लेस किया? डिस्प्लेस मतलब कंपाउंड। देखो ये ना, जरा आराम से लिखना चाहिए मुझे। डिस्प्लेसमेंट समझने के लिए तुमको दिखना ही पड़ता है कि डिस्प्लेस हुआ। डिस्प्लेसमेंट तो आपने किया है ऑलरेडी, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं किया। देखो ये ना, अब डिस्प्लेसमेंट की तरह दिखने के लिए सबसे पहले देखो, मैं जरा आपको दिखाता हूं नीचे लिख के। ये F2 प्लस HCl HF प्लस Cl2। अब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्यों बोला गया है। अब देखो कौन किसको डिस्प्लेस कर रहा है, आप ही बताओ। ये देखो, ये फ्लोरीन इस क्लोरीन की जगह ले रहा है क्या? ये इतना समझ में है। किसने किसको डिस्प्लेस किया? फ्लोरीन हैज डिस्प्लेस्ड क्लोरीन, राइट। बात सही है। फ्लोरीन ने क्लोरीन को डिस्प्लेस किया। अब डिस्प्लेस किया इसका मतलब क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन थे, किसके थे? हाइड्रोजन से चुराए थे, लेकिन उससे भी ताकतवर कौन आया? फ्लोरीन। मतलब यहाँ पे नॉन मेटल्स में ताकत लेने की होती है, ताकत लेने की होती है। जब मेटल में डिस्प्लेसमेंट होता है ना बेटा, तो ऐसे होता है, जिंक प्लस CuSO4
और ये Cu प्लस ZnSO4। मेटल में ताकत की बात होती है ना, तो देने की ताकत की बात होती है, यहाँ पे लेने की ताकत की बात। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं हम कि जिंक में देने की ताकत ज्यादा है, राइट। यहाँ सल्फर को कॉपर ने दिए थे, तो जिंक आके बोलेगा बेटा तू चल हट, तो अपने अपने ले ले, बाजू हट, मैं देना चाहता हूँ इसको। वहां पे ताकत कौन सी है? देने की। मोर रिएक्टिव मेटल कहाँ कौन होगा? जो ज्यादा देगा, समझ में आ रहा है। यहाँ पे मोर रिएक्टिव नॉन मेटल कौन होगा? जो ज्यादा लेगा, लेने की जो क्षमता रखता है। तो इसलिए मेटल का डिस्प्लेसमेंट अलग है और नॉन मेटल का डिस्प्लेसमेंट अलग है, उल्टा है एक दूसरे से। तो सिंपल सी बात है, फ्लोरीन क्लोरीन को डिस्प्लेस कर पा रहा है क्योंकि इसकी लेने की क्षमता ज्यादा है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, यानी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। तो जो डिस्प्लेस करने वाला है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और मेटल में डिस्प्लेस करने वाला लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। बात समझ में आ रही है? तो मेटल के अंदर क्या होता है, देखो फ्लोरीन, फ्लोरीन की बात करते हैं पहले। ये फ्लोरीन और क्लोरीन कौन किसको डिस्प्लेस कर रहा है? मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, समझ में आ रहा है ना? ये पीरियोडिक टेबल बना रहा हूं मैं। तो ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस कर रहा है, बात सही है। जबकि मेटल्स में सोडियम और पोटेशियम कौन किसको डिस्प्लेस करेगा? मेटल्स में ऐसा होता है, राइट। बात समझ में आ रही है? और ये क्यों है? ये क्योंकि मेटल और नॉन मेटल में रिएक्टिविटी की डेफिनेशन ही उल्टी है, एक दूसरे के उल्टी। तो यहाँ पे वो भी ऐड कर दूं मैं, क्या ऐड कर दूं? ये वाला चीज क्या, ये देखो सोडियम, या फिर लिथियम से लिखते हैं, चलो ये देखो लिथियम, सोडियम, और यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, यहाँ पे आएगा पोटेशियम। सही है। अब कौन किसको रिप्लेस करेगा? यहाँ पे सोडियम इसको रिप्लेस करता है, जबकि यहाँ पे फ्लोरीन इसको रिप्लेस करता है। बात समझ में आ रही है? ये है आपके मेटल्स, ये है आपके नॉन मेटल्स। हाँ हाँ, हेलोजन का मतलब है नॉन मेटल ही तो है, नॉन मेटल ही तो है वो। हेलोजन है, हेलोजन नॉन मेटल है, राइट। यही आपके 17 ग्रुप 16 ग्रुप को भी यही अप्लाई होगा, राइट। मेटल्स में ये अप्लाई होता है, नॉन मेटल्स में ये अप्लाई होता है। ऊपर वाला नीचे को कौन, नीचे वाला ऊपर वाले को क्या है वो, जो मतलब ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, कौन किसको डिस्प्लेस करता है। और ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस है, केमिस्ट्री की जनरल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर चलने वाले क्वेश्चंस है बेटा। इसके लिए कुछ अलग से पढ़ाई वढ़ाई करने की जरूरत नहीं होती। समझ में आ रहा है क्या? ये 10th में भी हुआ है आपको, डिस्प्लेस कौन किसको कर रहा है। चलो ये बात भी क्लियर है। हाँ, उसके बाद है ये तो ठीक है, ये समझ में आया कि फ्लोरीन कैसे डिस्प्लेस कर रहा है। तो मैंने ये आयन के फॉर्म में लिखा है नीचे, राइट। ये देखो ये इसको निकाल दिया, आयन के फॉर्म में लिखा। ये सोडियम होगा तो ज्यादा बेहतर होता था, क्योंकि प्योरली आयनिक हो जाता था ये। और ये इन जनरल लिखा है, इन जनरल। और एक्स, यहाँ पे एक्स इज रिप्लेसिंग एक्स डैश। ये बात समझ में आ रही है क्या? एक्स इज रिप्लेसिंग एक्स डैश, तो एक्स डैश इज हाइयर हेलोजन। देखो यहाँ जरा, बड़ा वाला छोटे वाले को रिप्लेस करता है या छोटा वाला बड़े वाले को? हाँ, आराम से बोलो, राइट है एकदम, बोलो जरा आराम से बोलो। छोटा वाला बड़े वाले को रिप्लेस कर रहा है ना, तो वही है। ये छोटा वाला, ये बड़ा वाला रिप्लेस किसने किया? एक्स ने रिप्लेस किया किसको? एक्स डैश को। बात समझ में आ रही है? टेक्निकल लिखा है, जरा परेशान मत होना। हाँ, चलो ये भी हो गया। उसके बाद ये छोटी सी बात है, मेटल के साथ जब ये रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म कर रहे हैं बेटा? ये मेटल के साथ रिएक्ट करने पर मेटल के हैलाइड्स फॉर्म कर रहे हैं एज पर देयर वैलेंसी, NaCl, MgCl2, AlCl3 एंड सो ऑन। तो ये जो हैलाइड्स है वो आयोनिक होते हैं यूजुअली, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा है। लेकिन कोवेलेंट कैरेक्टर भी होता है उनके अंदर, हमने देखा है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर और आयोनिक कैरेक्टर,
ये दोनों एग्जिस्ट करते, को एग्जिस्ट करते। तो यहाँ पे देखना है कि ये जो मेटल हैलाइड्स पैदा हो रहे हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली रिलेटेड टू देयर आयोनिक कैरेक्टर। क्यों? क्योंकि जितना आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा है उतना उनके बीच बॉन्डिंग होगी आयंस के बीच, और आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होने से उनकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगी। हमने सॉलिड स्टेट में देखा है आयोनिक जो सॉलिड्स होते हैं वो मॉलिक्यूलर सॉलिड से ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट पजेस करते हैं। उसके बाद आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा किसके ऊपर डिपेंड करता है? इट इज इनवर्सली रिलेटेड टू द ऑक्सीडेशन स्टेट। ये फजन्स रूल से हमको पता है। आराम से देखो, जो भी सेंट्रल मेटल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ भी हो, जितनी ज्यादा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है उतना ज्यादा ये एनायन को पोलराइज करता है। पोलराइज करता है मतलब डिस्टॉर्ट करता है, यानी आयोनिक कैरेक्टर आ जाता, सॉरी कोवेलेंट कैरेक्टर आता है। मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है इसकी, 3 है, तो ज्यादा पोलराइज करेगा और पोलराइज और आयोनिक कैरेक्टर बढ़ेगा। मतलब कैटायन की चार्ज जितना ज्यादा, ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब चार्ज, जितना ज्यादा चार्ज उतना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, तो आयोनिक कैरेक्टर उतना कम। उल्टा ही हो गया ना फिर। फजन्स रूल क्या कहता है? फजन्स रूल कहते हैं डिस्टॉर्शन यानी कोवेलेंट कैरेक्टर, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द, एक ही चीज, साइज ऑफ एनायन, डायरेक्टली रिलेटेड टू द, सॉरी इनवर्सली रिलेटेड टू साइज ऑफ कैटायन। फिर उसके बाद डायरेक्टली रिलेटेड टू चार्ज, किसी के ऊपर का भी चार्ज ले लो, डायरेक्टली रिलेटेड टू चार्ज होता है, लेकिन आयोनिक कैरेक्टर इनवर्सली रिलेटेड टू चार्ज होना चाहिए, उसके उल्टा होना चाहिए ना। उसके बाद है बॉन्ड एनर्जी, जितना ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर उतनी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा। ये सब चीजें याद रखनी है, ये पॉइंट्स है एनसीईआरटी के अंदर, जैसे के वैसे पूछते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द मेटल हैलाइड्स, राइट। चलिए इसको लिख लो अभी। ओके, नेक्स्ट कंपाउंड इज क्लोरीन। हेलोजन की बात चल रही है तो फ्लोरीन के बारे में तो कुछ नहीं है हमको, डायरेक्टली क्लोरीन के बारे में, क्लोरीन और HCl के बारे में देखना है हमको। सबसे पहले क्लोरीन का प्रिपरेशन। क्लोरीन के प्रिपरेशन में देखो मैंगनीज डाइऑक्साइड है और HCl है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, इसकी -1 है, तो ये खुद रिड्यूस हो रहा है और इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या? कौन रिड्यूस हुआ और कौन ऑक्सीडाइज किया? सो रिडॉक्स रिएक्शन है, सिंपल सी बात है। बाकी H2O सब फालतू चीजें होती है, आप कर सकते हो ऑन द स्पॉट। दूसरा तरीका है MnO2, वही इसी को इस्तेमाल करो। लेकिन HCl की जगह पर क्या इस्तेमाल किया बेटा? NaCl और H2SO4, कुछ नहीं है, वही बात है। NaCl और H2SO4 ये एक एसिड है, ये एक साल्ट है, तो ये दोनों मिला के यही तो बनाते बनाते कि नहीं, नया साल्ट नया एसिड। बस थोड़ा उल्टा पुल्टा किया है, बाकी कुछ नहीं किया। और वही हुआ है। हुआ क्या है बेसिकली, इस +4 को +2 में लाया और इस -1 को 0 में लाया, इतनी ही काम की बात है। ये बाकी बातें चलती रहती है। बस जरा ये थोड़ा इधर उधर से लिया है, देखो जरा क्या कर सकते। तो बेसिकली रिएक्शन क्या हुई है, रेडॉक्स रिएक्शन क्या हुई है? MnO2 प्लस Cl माइनस गिव्स Mn2 प्लस Cl2। ये बात क्लियर है? इसको बैलेंस करो पहले, राइट। एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है, उस तरीके से इसको बैलेंस करो, तो उस हिसाब से आपको आएगी ये ऊपर वाली रिएक्शन। बात समझ में आ रही है? ऊपर वाली रिएक्शन आएगी। अब नीचे वाली रिएक्शन में अलग क्या हो रहा है? यही एसिड बनाया जा रहा है। याद रखो क्या हो रहा है, यही एसिड बना रहे हो, कुछ नहीं कर रहे। सबसे पहले तो इसको बैलेंस करने पर ये वाली रिएक्शन आएगी, ये समझ में आ रहा है क्या सभी को? हाँ, ये वाली नहीं आएगी, तो NaCl NaCl पता नहीं होता रेडॉक्स रिएक्शन, तो ये वाली आएगी। नीचे वाली रिएक्शन में कुछ नहीं करना है, इसको बनाने के लिए इन दोनों का इस्तेमाल करना है और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब आपने क्या किया, NaCl की जगह पर क्या किया?
सॉरी HCl की जगह पर ये दोनों ले लिए, तो ये दोनों क्या करते हैं, NaCl H2SO4। तो सिंपल सी बात है, इसका इसको HHSO4 लिखो, राइट। बात समझ में आ रही है, HHSO4 लिखा, तो ये तो बन गया आपका HCl, और ये तो चीजें रह गई आपकी बाकी एक्स्ट्रा। तो एक्स्ट्रा वाली ये प्रोडक्ट में आएगी ना, जो है जिनका कुछ हुआ ही नहीं। हुआ किसका इस्तेमाल, इस Cl का और H का, HCl बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ, राइट। और उसने ये रोल प्ले कर दिया। तो आपने एक्स्ट्रा क्या किया है इस रिएक्शन में, इधर Na लगा तो इधर भी Na लगाओ, Na प्लस ऑफकोर्स, और दूसरा क्या लगाया, HSO4 माइनस लगाया, तो HSO4 माइनस लगाओ, तो इसका तो NaHS4 हो गया। लेकिन इसका NaHSO4 होने की जगह क्या हुआ, NaCl हुआ और H2SO4। बस सही है। क्यों किया होगा ऐसा, ऐसा क्यों किया होगा, जहां आपको HCl नहीं है, नहीं मिल रहा, कम कम है HCl, और मान लो कि आपको NaCl है और H2SO4 है आपके पास, तो ऐसा आना चाहिए अलग अलग तरीकों से, मतलब होममेड रेमेडीज रहते हैं ना, ये नहीं तो वो नहीं तो ये, इसलिए अलग अलग तरीके पढ़ाए जाते हैं आपको एज अ केमिस्ट। जब भी आप किसी इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करना चाहते हो, तो वो इंडस्ट्री किसी ज्योग्राफिकल एरिया में होती है, मान लो यहाँ पे, अब इस एरिया में पास में H2SO4 की बहुत बड़ी कंपनी है, नमक की भी बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन HCl की कंपनी नहीं है। तो क्या HCl की कंपनी यहाँ पर है तो HCl यहाँ से लाओगे क्या, इतना बड़ा ट्रांसपोर्ट का खर्चा करोगे, नहीं। इससे NaCl ले लो, इससे H2SO4 ले लो, और HCl खुद बनाओ ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए। उसके बाद है KMnO4 का इस्तेमाल करके भी आप HCl को क्या कर सकते हो, ऑक्सीडाइज कर सकते हो। हर बार आप HCl को ही ऑक्सीडाइज कर रहे हो, मतलब क्लोरीन को बनाना ही है, कैसे बनाना है, Cl माइनस को Cl2 में ऑक्सीडाइज करके। बात सही है। अलग अलग तरीके ढूंढ रहे हो आप, एक बार ऑक्सीडाइज किया, दो बार तो आपने MnO2 से ऑक्सीडाइज कराया, अब KMnO4 से तो बहुत आसानी से ऑक्सीडाइज करा सकते हो, राइट। तो KMnO4 में तो +7 ऑक्सीडेशन चाहिए, ये तो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो बस कुछ नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है, ये कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है आपके सामने, ये है देखो, MnO4 माइनस Cl माइनस क्या होगा, Mn2 प्लस और Cl2। बाकी क्या है, ताम झाम तो बस रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने का है। तो ऐसे इस तरीके से करोगे तो बातें याद रहती है, अंडरस्टैंडिंग भी होती है। उसके बाद है कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग, डिकन्स प्रोसेस से की जाती है। यहाँ पे क्या किया है, HCl को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा, अरे सिंपल सी बात है, ये ऑक्सीजन बंदा ही है कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा ना। क्या है, क्लोरीन ने हाइड्रोजन के लिए हुए, इसलिए तो माइनस है, अब ऑक्सीजन आएगा, वो बेटा तू चल इधर दे दे, तो अपना अपना जीरो बन जा, हो गया। समझ में आ रहा है। दूसरा तरीका है ब्राइन ले लो और उसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर दो, तो एनोड पे क्लोरीन और कैथोड पे हाइड्रोजन निकलता है। ये बहुत डिटेल में आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अभी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, राइट। बहुत डिटेल में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन, ये इंपॉर्टेंट है। इतनी ज्यादा दिख रही है लेकिन बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, इतनी ज्यादा दिख रही है लेकिन बहुत आसान है। एक तो मेटल के साथ क्लोरीन मेटल हैलाइड बनाएगा, जो कि हमने देखा, आयोनिक कैरेक्टर उनका, मेल्टिंग पॉइंट देखा ना, दो चार चीजें वो है। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम के साथ AlCl3 बनाएगा, सोडियम के साथ NaCl बनाएगा, मैग्नीशियम के साथ MgCl2 वैलेंसी के अकॉर्डिंग। नॉन मेटल के साथ भी और नॉन मेटल के ऑक्साइड्स बनाता है, जैसे फॉस्फोरस से PCl3 और PCl5 भी तो बनाता है। रिएक्शन दी नहीं, इसका मतलब थोड़ी है कि बनता नहीं है, बनता तो ही, हमने देखा भी है ना, हाउ वी कैन प्रिपेयर द PCl5 फ्रॉम P4, राइट। उसके बाद है सल्फर से H2Cl2 बन रहा है, राइट। सल्फर के साथ वो डाइसल्फर क्लोराइड फॉर्म कर रहा है, ठीक है। एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन, अब क्लोरीन एक ऐसा है बंदा कि जिसकी हाइड्रोजन के लिए एफिनिटी है, मतलब कहीं से भी हाइड्रोजन को खींचना चाहता है। जैसे H2SO4 कहीं से भी क्या खींचता है, मैंने बोला था वाटर को खींचता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है वैसे। तो ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ ले लो तो HCl बनाएगा। यहाँ से भी देखो, इसने हाइड्रोजन खींच लिया, सल्फर को अकेला गिरा दिया, समझ रहा है ना। यहाँ पे देखो, ये हाइड्रोजन को खींच लिया, कार्बन को अकेला कर दिया। मतलब ये इतने इजीली नहीं होता, लेकिन क्लोरीन हाइड्रोजन को कहीं से भी खींचने की कोशिश कर रहा है, इतना तो समझ में है, समझ में है। उसके बाद अमोनिया के साथ क्लोरीन की रिएक्शन करो, दो तरीके से होती है, क्लोरीन को लेस यूज करो या फिर एक्सेस में करो।
अगर लेस अमाउंट में यूज करते हो तो सिंपल सी बात है, आपका नाइट्रोजन गैस पैदा हो रहा है और अमोनियम क्लोराइड, ये बहुत ही अलग तरीके की रिएक्शन है, इतना ही याद रखो। अब यहाँ पे इतना भी याद रख सकते हो कि ये क्लोरीन जो है इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन, रिडक्शन हुआ ना बेटा, क्लोरीन माइनस हो गया अमोनियम क्लोराइड, तो ऑफकोर्स किसी का तो ऑक्सीडेशन होना चाहिए। अब ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन का तो नहीं होगा क्योंकि खुद ये +1 में और क्या ऑक्सीडेशन करेगा, तो ये -3 में है तो इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है, तो इसका ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो गया, 0 में हो गया। बात समझ में आ रही है। अगर क्लोरीन को एक्सेस में इस्तेमाल करते हो तो ये सभी हाइड्रोजन को खत्म करके यहाँ पे क्लोरीन NCl3 बनाता है, राइट, और ये हाइड्रोजन को निकाल के इनसे HCl भी बनाता है। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्लोरीन ने इस नाइट्रोजन को, देखो यहाँ पे नाइट्रोजन -3 में है तो यहाँ +3 में चला गया, नाइट्रोजन का क्या हुआ और क्लोरीन का क्या हुआ, क्यों, क्योंकि ये 0 है, -1 में चला गया। याद रखना है, लेस है तो अमोनियम क्लोराइड, एक्सेस है तो नाइट्रोजन के सभी हाइड्रोजन निकाल दिए और क्लोरीन चला गया, है ना, एक्सेस है इसलिए। बात आती है फिर ये वाले तो हमने ऑलरेडी देखी है बेटा, ये देखिए NaOH हेलोजन के साथ कोल्ड डाइल्यूट और हॉट कॉन्सेंट्रेट, देखिए ना, अगर कोल्ड डाइल्यूट है तो NaClO या फिर NaClO3, और वाटर के साथ भी यही होता है, बस Na की जगह पर HClO और HClO3। उसके बाद है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर क्लोरीन के साथ इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ड्राई कर दो इसको सबसे पहले और क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर दो तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड पैदा होगा। अब ये तो क्लोरीन की फितरत में, यहाँ पे देखा होगा आपने, OH अगर है मतलब बेस है तो क्लोरीन ना हाइपोक्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो रहा है, इतना तो समझ में आया, यही तो है और क्या है, हाइपोक्लोराइड और क्लोराइड आयन में। अरे ये कुछ नहीं है, नया नहीं है, ये नया नहीं है बेटा, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड नहीं लिया, इसको लिया है मान लो, तो बेस इसके OH माइनस के प्रेजेंस में क्लोरीन का क्या हो रहा है, क्लोरीन क्या हो रहा है, एक Cl माइनस में और दूसरा ClO माइनस में कन्वर्ट हो रहा है। तो बस यहाँ पे अगर कैल्शियम है तो यहाँ भी स्पेक्ट्रोट्रायन कैल्शियम लगेगा, यहाँ भी कैल्शियम लगेगा, कैल्शियम की वैलेंसी 2 है तो इसको ट्वाइस करना पड़ेगा, इसको ट्वाइस करना पड़ेगा, तो वही तो है Ca किधर गया, CaOCl2 और CaCl2, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। समझ में आ रहा है क्या, ये एक्चुअली कैल्शियम हाइपोक्लोराइड ही है, क्लोराइट, उसी को कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोला गया। मतलब नई रिएक्शन है क्या, ये कुछ भी नहीं है, ये ऊपर वाली रिएक्शन उसी को दोहराया गया है, ये समझ में आ रहा है। अब वहां पे ये बोलता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्यों, क्योंकि जो आपका ब्लीचिंग पाउडर होता है ना, उसमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और 2H2 होती है, ये होता है आपका ब्लीचिंग पाउडर। तो इस रिएक्शन से ब्लीचिंग पाउडर बनाया जा सकता है, समझ में आया। तो ये रिएक्शन पहले हुई, ये भी पहले, और यही का मतलब इसी का रिपीटेशन यहाँ पे, और कुछ नहीं। मतलब ये देखो इतनी सारी रिएक्शन है, अपने मन से पढ़ोगे ना तो पागल हो जाओगे, लेकिन ऐसा कनेक्शन लगाओगे तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ वही है, वही है, और घूम फिर के जाता है कहाँ पे, रेडॉक्स पे, और कुछ नहीं, सब कुछ रेडॉक्स पे जाता है। अब देखो ये क्लोरीनेशन, ये तो हमने ऑलरेडी देखी है हेलोजन डेरिवेटिव का प्रिपरेशन में। अरे देखिए कि नहीं, CH3Cl हो जाता है, मतलब एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और HCl बना दिया। अगर क्लोरीन एक्सेस है तो मोनो हेलोजन डेरिवेटिव, डाई हेलोजन डेरिवेटिव और HCl निकलता चला जाएगा। अरे HCl निकलता चला जाएगा ना, और क्या बनेगा, CH, बोलो, Cl3। अब यहाँ पे क्लोरीन अगर रिएक्ट हो रहा है तो क्लोरीन के अंदर 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन यहाँ आके बैठ गया और एक क्लोरीन इस हाइड्रोजन को लेके भाग के चला गया, यही तो हो रहा है। देखो कार्बन है, देखो ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन और एक हाइड्रोजन है। अब और एक क्लोरीन अगर रिएक्ट होता है तो क्या करता है क्लोरीन, ये HCl चला जाएगा और ये क्लोरीन इसकी जगह पर आएगा, तो ये खुद CH3Cl था तो अब CH2Cl2 बनेगा। ये तो बात हो रही है ना, हाँ, मतलब सक्सेसिवली आपके पास CH4 से CHCl3 बनेगा, CH बोलो, CH2Cl2 बनेगा, CHCl3 बनेगा और CCl4 बनेगा। ये तो आपको हुआ है ना, एक्सेसिव क्लोरिनेशन होता है, उसको रोकने के लिए आपको इसको एक्सेस में लेना पड़ता है, इसको इनसफिशिएंट अमाउंट में लेना पड़ता है, अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में होगा ये। उसके बाद ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन वाटर, क्लोरीन अलग और क्लोरीन वाटर अलग। क्लोरीन वाटर में यानी क्लोरीन को वाटर के अंदर भिगो दो, तो हमने देखा ये तो वही डिस्प्रोपोर्शनेट होता है ना, देखा है हमने।
बेस के साथ भी वही होता है, इसके साथ भी क्या होता है, डिस्प्रोपोर्शन, यानी Cl माइनस और, बोलो ना, Cl माइनस और दूसरा आयन कौन सा होता है, Cl, अरे दो तो आयन है, Cl माइनस और ClO माइनस। वाटर के साथ ये होता है। अगर NaOH को इस्तेमाल करो तो बस यहाँ पे Na लगा दो, यहाँ भी Na लगा दो। और अगर Na मतलब बेस नहीं है, एसिड है, तो सिंपली, सॉरी वाटर भी है तो H लगा दो। और अगर बेस स्ट्रांग है तो यहाँ पे सिर्फ ये होता है, ये तो देखा हमने। अब Cl2 येलो, ये येलो कलर का होता है, ये क्लोरीन वाटर, ठीक है। क्लोरीन वाटर मतलब क्लोरीन डिजॉल्व्ड इन वाटर। तो इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन ऐसे होता है, ये हमने ऑलरेडी देखा है, राइट। और ये डिस्प्रोपोर्शनेट होने के बाद इसका डिकम्पोजिशन होता है, याद रखना, HCl और ये नासेंट ऑक्सीजन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नासेंट ऑक्सीजन यानी हाईली रिएक्टिव होता है, ऑक्सीजन का एटम होता है वो, बेसिकली एटम है तो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो हाईली रिएक्टिव है। नासेंट हाइड्रोजन भी ऐसे ही बहुत हाईली रिएक्टिव होता है। तो ये नासेंट ऑक्सीजन हाईली रिएक्टिव होने की वजह से कपड़े के ऊपर अगर डाल दो तो वो कलर के साथ रिएक्ट कर देता है और कलर को डिकलराइज कर देता है। ब्लीचिंग का काम ही क्या है, ब्लीचिंग का मतलब क्या है, किसी कलरफुल सब्सटेंस को कलरलेस करना, राइट। तो कलर के साथ कौन रिएक्ट हो रहा है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल या एटम, कहां से पैदा हुआ, HClO के डिकम्पोजिशन से। HClO कहां से आया, क्लोरीन के, क्लोरीन के डिस्प्रोपोर्शनेशन से। क्लोरीन का डिस्प्रोपोर्शनेशन किसने किया, वाटर ने। सो व्हाट इज द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन, ऐसा पूछा जाए तो व्हेन क्लोरीन इज डिसॉल्व्ड इन वाटर देन क्लोरीन गेट्स डिस्प्रोपोर्शनेटेड इनटू HClO एंड HCl। द HClO, HOCl या फिर HClO यानी हाइपोक्लोरस एसिड फर्दर decomposes to give nascent oxygen. This nascent oxygen is very reactive and it reacts with the color and decolors the color. So क्लोरीन की ब्लीचिंग एक्शन किस वजह से है, ऑक्सीजन की वजह से। ऑक्सीजन देता है वो किसी को तो, राइट, यानी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन करता है। ऑक्सीडेशन की वजह से ना, ऑक्सीजन देके, कलर को ऑक्सीजन देके डिकलराइज कर रहा है ना वो। तो द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ द कलर। ऑक्सीजन दे रहा है ना, ऑक्सीजन दे रहा है क्लोरीन कलर को, समझ में आया, कलर को ऑक्सीजन दे रहा है तो ऑक्सीडेशन ऑफ कलर। जबकि ब्लीचिंग एक्शन ऑफ SO2, सल्फर डाइऑक्साइड भी ब्लीचिंग एक्शन करता है, वो भी ब्लीचिंग एजेंट है, इसकी ड्यू टू रिडक्शन। सो SO2 रिडक्शन कराता है और क्लोरीन वाटर क्या कराता है, बोलो, ऑक्सीडेशन। दोनों भी ब्लीचिंग कर रहे हैं लेकिन एक रिडक्शन से करता है और दूसरा, जबकि लगता यह है कि इसके पास ऑक्सीजन है तो ये ऑक्सीडेशन कराता होगा, लगता उल्टा है लेकिन है एक्चुअली उल्टा। समझ में आया, क्लोरीन की ब्लीचिंग एक्शन किस वजह से है, ऑक्सीडेशन, और SO2 की रिडक्शन, और कुछ इसमें कुछ नहीं, रिस्पॉन्स। और फाइनली ये क्लोरीन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है और -1 में जाना चाहता है, बहुत ही, उसको बहुत पड़ी है कि -1 में जाऊं मैं, क्योंकि वो हेलोजन है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहता है और क्लोराइड आयन बहुत ही स्टेबल होता है, तो ये खुद रिड्यूस होना चाहता है, तो ये हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट को ढूंढता रहता है। मतलब किसी को भी ये क्या करना चाहता है, ऑक्सीडाइज या रिड्यूस, ऑक्सीडाइज करना चाहता है। ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी सभी को वो ऑक्सीडाइज कर सकता है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन नाइट्रोजन को छोड़ के, तीनों को छोड़ के बाकी सभी को इलेक्ट्रॉन ले सकता है उनसे, यानी दूसरों से ले सकता है, यानी खुद रिड्यूस हो सकता है, दूसरों को ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो ये इतने लोगों को ऑक्सीडाइज करता है और ये रेडॉक्स रिएक्शन में इतने ही होते हैं, और 2-4 होंगे बस, इनको याद कर लो। Fe2+ है तो वो कहाँ जाता है, Fe3+, वही बात है फिर वही। ये सल्फाइड है तो सल्फेट, सल्फर डाइऑक्साइड है तो सल्फेट, दोनों की बात एक ही है, ये बस ऑक्साइड है और उतने ही ऑक्सीडेशन स्टेट का ये देखो, SO2 है, इसको पानी में डाल दो तो ये सल्फाइड बनाता है, SO3 है, इसको पानी में डाल दो तो ये सल्फेट बनाता है, यही भी प्लस, यहाँ पे +4 है ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे +6 है, यहाँ पे भी +4 है, +6, समझ में आ रहा है ना। तो सल्फाइड है तो सल्फेट में, और SO2 का मतलब सल्फाइड ही है, इतना तो समझ में आ रहा है ना, तो वो भी किस में जाएगा, सल्फेट में। और आयोडीन है तो IO3-, एक्चुअली ये
I- में जाता है यूजुअली, लेकिन देखो I- में जाने का मतलब क्या है, रिडक्शन होना है ना। लेकिन क्लोरीन से इसका रिडक्शन होगा क्या, जरा आराम से सोचो। रिडक्शन होना यानी क्लोरीन से ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहिए, ऐसे ही ना। लेकिन ये ले सकता है क्लोरीन से? नहीं, क्लोरीन बोलता है बेटा नहीं। मतलब आयोडीन को जब भी सामने आएगा ना आयोडीन, तो आपको ये भी देखना चाहिए कि I- भी होता है या फिर IO3- भी हो सकता है। अब MnO4 है, अरे बातें सब रिलेटिव होती है बेटा। MnO4- है तो यहाँ +7 है, ये तो बोलेगा बेटा मेरे को इलेक्ट्रॉन दे दो। इसका क्या है, इसको क्या करना है, खुद का रिडक्शन। बात सही है ना। तो ये आयोडीन एक तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है या फिर इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। अब MnO4 इसको यहां से यहां नहीं ला सकता। क्यों? क्योंकि यहां से यहां लाने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन देने चाहिए, जबकि इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता अभी ये, खुद बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में है। लेकिन SO2 ये काम कर सकता है क्योंकि +4 में है। इसको इलेक्ट्रॉन दे के किस में जा सकता है, +6 में जा सकता है। कहाँ पे क्या हो सकता है ये तो सोचने वाली भी बात है, लेकिन यूजुअली आयोडीन है तो वो रिड्यूस होके I- में जाता है। लेकिन अगर देखना भी है ना बेटा कि आपके सामने Cl2 है और आपके सामने मान लो आयोडीन भी आ गया, अब इनके बीच रिएक्शन होनी ही है, तो क्या होगा, कौन किसको देगा, किसकी ताकत ज्यादा है, देने की या लेने की, ये भी बोलो, किसकी ज्यादा है? क्लोरीन की ज्यादा है, लेने की देने की? हाँ, लेने की। तो कौन किससे लेगा, क्लोरीन आयोडीन से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये तो Cl- बन जाएगा। अब ये I- थोड़ी बनेगा, इसका तो ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन होगा एक तो IO-, IO3- या फिर IO4- या IO2-। यूजुअली तो IO3- या फिर IO- होता है। वो तो याद रखने की बात है कि यहाँ पे क्या होता है, IO-। अब आपको ऑन द स्पॉट बोला जाएगा कि व्हाट इज द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन SO2, राइट। तो आपको आगे सिर्फ लिखना है Cl- सल्फेट, और इसको बैलेंस करना है फिर बाद में, जैसे रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। व्हाट इज द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन Fe2+, तो बस इतना ही, Cl- Fe3+। ये एक्चुअली क्या होता है, Fe2+ की कुछ FeCl2 होगा ये। अब इसको बैलेंस करने के लिए ना तो ऑक्सीजन है ना तो हाइड्रोजन है, तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड ही है। तो ये तो क्या होगा, कुछ FeCl2 होगा, क्या होगा, और Cl2 के साथ रिएक्ट होने के बाद ये FeCl3 बन गया। ये Cl- ही तो है, ये Cl3 मतलब क्या है, Cl-। तो बैलेंस कैसे होगा, ये FeCl2, दो दो चार हो गए। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे मान लो 2 ले ली, हाँ, यहाँ 2 ले ली, तो ये 2 और 2 4 और 2 6, 3 2 6, राइट। इस तरीके से ये बातें हो रही है, तो इतना ही याद रखना है कौन कहाँ पे कन्वर्ट होता है ये। बाकी रिएक्शन बैलेंस करना अपने ही हाथ में होता है। और ये घर पे जाके इसको करके देखो, ये बैलेंस होती है कि नहीं आपको, मैंने तो बताई है ना, आप करके देखो, राइट। नहीं आई तो मैं तो हूं ही बताने के लिए। चलो, राइट, इसको पढ़ो लेकिन, ना कहाँ से लिखना है, यहाँ से लिखना है। चलो लिखो, मैं आपको फोटो भेज देता हूँ फिर। चलो।